बच्चों, आज हम अपने चैप्टर सेल का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम इसके भी क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ साथ में, ताकि दूसरे बच्चों का ही फ़ायदा हो सके। तो चलो हम अपने चैप्टर पर आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उसे किसने खोजा, एंटोन वॉन ल्यूनहोक, जो फर्स्ट लिविंग सेल थी उन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी। देन न्यूक्लियस के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। देन वी प्रोसीड टू द सेल थ्योरी, जो कि हमारे मेथास शील्डन एंड थियोडर बोवरी ने दी थी और उसको बाद में मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ वर्चुओ ने। फिर हमने सेल का ओवरव्यू पढ़ा कि सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के में प्रेजेंट होती हैं, पपलू के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा कि इसके अंदर प्लाज्मिड भी पाया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है। और ये जिसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बहुत सारी मॉडिफिकेशन शो करती हैं, उनमें से मीजोसोम भी एक है। और इनका जो डिस्टिंक्ट फीजन है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, वो क्या है, इंक्लूजन है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये तो इन फॉर्म ऑफ टिब्यूल्स कर सकती हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में कर सकती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर ये मेनली जो सेल मेम्ब्रेन है इनकी वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। फिर हमने मीजोसोम के फंक्शन पढ़े कि मीजोसोम के फंक्शन क्या क्या कराते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कराता है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करवाता है, रेस्पिरेशन में मदद कराता है, और एंजाइमेटिक कंटेंट में मदद करवाता है, और बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि हमने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर सेल एनवेलप होती है, जो कि मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलेक्स होती है, आउटर जो होती है उसको फॉलोड करते हैं सेल वॉल, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों ही अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। मेनली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन और या फिर सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। और जो हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है मेनली। फिर हमने देखा कि मीजोसोम के अलावा भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारी मॉडिफिकेशन शो करती है, चाहे फिर वो क्रोमेटोफोर हो जो कि पिगमेंट कंटेन करती है और पाइल्स के अंदर जाती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। फिर बैक्टीरिया मोटाइल हो भी सकते हैं, नहीं मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो फ्लैजिला सेल वॉल की मॉडिफिकेशन होगी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि फिम्ब्रिए और पिलाई भी प्रेजेंट होती है, जो कि जिनका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट के अंदर। उसके बाद हमने फिर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने मेम सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसके अंदर हमने पढ़ा, जो ये कराता है क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कराता है लिपिड की बाइलेयर्स को, जो कि बहुत चीज़ों के अंदर मदद करता है, चाहे फिर वो एक्सोसाइटोसिस हो, सेल डिवीज़न के अंदर हो, एंड बहुत सारे और जितने प्रोसेस हैं वो सारे के सारे उनके अंदर प्रोसेस या फिर फंक्शंस में मदद कराता है। फिर हमने 3 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट द मोलिक्यूल्स या कोई भी सब्सटेंस हो
और जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली हमारा किसके द्वारा किया जाता है, कैरियर्स के थ्रू कराया जाता है। अब तक हम ये सब पढ़ चुके हैं और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं, क्या, सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल अ लिविंग नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of the fungi and the plant। आपको याद है कि एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, आउटर कवरिंग कराती है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंगी के अंदर और फिर प्लांट के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये केवल सेल को शेप ही नहीं बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इन्फेक्शन से भी जो होती है उसकी प्रोटेक्शन में मदद करती है। It also help in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable molecules। और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है और होता क्या है कि कभी कभार ये जो होता है वो अनडिजायरेबल मोलिक्यूल्स जो आते हैं वो उनके लिए बैरियर का काम करती हैं, वो एंटर ही नहीं करने देती थी सेल के अंदर। हमारे पास एल्गी है, एल्गी हैव अ सेल वॉल। एल्गी के पास पता है हमें कि सेल वॉल होती है जो किससे किससे मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एल्गी की जो सेल वॉल्स होती हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती हैं। तो इसमें मेन मेन कौन सी है, सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, मैनन्स है एंड मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट, जबकि कुछ प्लांट्स के जो प्लांट्स होती हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती हैं, हेमी सेलुलोज से बनी होती हैं, पैक्टिन से एंड प्रोटीन से। तो ये जो तीन लाइन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्लांट की जो सेल बोली तो उसके कंपोनेंट्स बताएं किन किन से मिलकर बने होते हैं, तो हम बता देंगे सेलुलोज हैं, हेमी सेलुलोज हैं, पैक्टिन्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। द सेल वॉल ऑफ द यंग plant cells, the primary wall is capable of the growth which gradually diminish as the cell mature and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell। हमें पता है कि जो यंग प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है और ग्रोथ करती है, और ये जैसे जैसे सेल अपनी एजिंग की तरफ बढ़ता है और वैसे वैसे वो सेकेंडरी वॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स ऑफ ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। हमें मिडल लैमेला जो होता है एक लेयर होती है किसकी, कैल्शियम पैक्टोट की, जो कि उसके जो नेबरिंग सेल्स हैं, एक सेल के जो बाकी नेबरिंग सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ कर रखने में मदद करता है। पूछ लेता है यहाँ से भी, इसे अंडरलाइन कीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच हेल्प इन दी, विच हेल्प या फिर विच हेल्प इन ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो कौन हो, मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला बाकी नेबरिंग सेल से मदद करवाता है जुड़ने में। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cells। और उनके अंदर जो होता है, जो सेल टू सेल इंटरेक्शन कराने में मदद करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराने में मदद करता है, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ नेबरिंग सेल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function। हमने देखा कि क्या हर जो ऑर्गेनेली होती हैं वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिस्टिंक्ट होती है, मतलब
हर ऑर्गेनेली का अपना स्ट्रक्चर है, अपना फंक्शन है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कुछ आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। बिकॉज क्योंकि देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट, क्योंकि उनके फंक्शन जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेली आपस में मिलकर वे ऑर्गेनेली जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, तो उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं, अब ये बता रहे हैं हमें यहाँ पर कौन कौन सी आती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आता है, एंड वैक्यूल। आप इसे यहाँ अंडरलाइन करेंगे क्या कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आता है, एंड वैक्यूल्स आते हैं। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of the endomembrane system। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट एंड द पेरोक्सिसोम है उनके फंक्शन इन ऑर्गेनेल के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं करते हैं, इसलिए ये सब कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, एंड वैक्यूल्स। याद रखिएगा ये सारे के सारे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे इन सबको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ द टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटरिंग इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हम किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक नेटवर्क जिसको हम रेटिकुलम भी कहते हैं, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रेटिकुलम मेनली किसके लिए है, नेटवर्क के लिए है। तो जो हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक नेटवर्क है किसका, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। कौन कौन सा, ल्यूमिनल जिसको हम इनसाइड ER यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड है यानी अंदर की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनल, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, और जो उससे बाहर होता है यानी आउटसाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो क्या है, साइटोप्लाज्म है। The ER often show ribosome attached to their outer surface। और हम देख लेते हैं कि जनरली जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का ही तात्पर्य है क्योंकि जब राइबोसोम होते हैं तो एक रफ स्ट्रक्चर सा बना लेती हैं, इसलिए हम तो ये कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं इन दोनों की, RER के पढ़ेंगे उसके बाद फिर SER के पढ़ेंगे। तो RER जो मेनली काम होता है RER का, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो क्या मेनली फंक्शन क्या होगा उसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो RR का मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड
secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कंटिन्यूस होती है किसके साथ? विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ, जो क्या बनाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ द लिपिड. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. और एनिमल सेल्स के अंदर जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जांपल जैसे कि हमारे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये जो लिपिड जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये हमें यहाँ पर गिवन है, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर गिवन है. हमें क्या क्या दिया गया है? हमें ये दिखाया गया है ये हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा यहाँ पर दिख रखा है न्यूक्लियस. और ये हमारा न्यूक्लियर पोर है. और आप देख रहे हैं ना ये ग्रीन ग्रीन जो है ये हमारा क्या है? राइबोसोम है. क्या है? हमारा राइबोसोम है. और इन्हीं की वजह से इस पर एक रफिंग फीलिंग आती है, रफ जैसी फील आती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. और इनके अंदर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है जिस पर मैं ये वॉयलेट मैंने भी मार्क किया है, इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लिखा भी होगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि इन्हें क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. तो हम अब आगे बढ़ते हैं. गोल्जी एपरेटस. कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है. 1898 के अंदर फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस. जो हमारे कैमिलियो गोल्जी हैं उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था क्या? कि डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसके नियर द न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं. तो सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को किसने खोजा? कैमिलियो गोल्जी ने खोजा. क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी कि गोल्जी एपरेट हु डिस्कवर्ड द गोल्जी एपरेटस. कैमिलियो गोल्जी है इसलिए आपसे मार्क करेंगे. दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम. और बाद में इस गोल्जी एपरेटस का नाम उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया. दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर. और जो गोल्जी एपरेटस है वो क्या? बहुत सारे नंबर के अंदर उनके अंदर फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं, सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं. ये जो हमारे फ्लैट हैं डिस्क शेप सैक्स होते हैं क्या? अरेंज्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड हैं. वेराइड नंबर ऑफ द सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. बहुत अलग अलग नंबर में ही ये जो हमारे सिस्टर्ने होते हैं या फिर डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं वो हमारे अलग अलग नंबर्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. द गोल्जी सिस्टर्ने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes और the forming phase. जो हमारे सिस्टर्ने होते हैं क्या होते हैं? वो दो भागों में डिवाइड होते हैं क्या? कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेज, जिसको हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं. एंड द कॉनकेव ट्रांस, और क्या कहते हैं? कॉनकेव ट्रांस, जिसको हम मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं. आप इसे अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कि यही कि जो हमारे गोल्जी सिस्टर्ने होते हैं वो आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज.
कॉन्वेक्स सिस को हम क्या किसके नाम, और उसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिंग फेज। आप अंडरलाइन करेंगे और इसे याद भी रखेंगे, कॉन्वेक्स सिस का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिंग फेज। और कॉनकेव ट्रांस का क्या होता है दूसरा नेम, मैच्योरिंग फेज। क्या है, मैच्योरिंग फेज। तो जो सिस एंड ट्रांस फेसेस होते हैं ऑफ ऑर्गेनली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। आप देख ही सकते हैं, आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखे ही हैं। तो ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, और लेकिन फिर भी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो डायग्राम है उनकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, और उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि ये जो सिस होते हैं, ट्रांस होते हैं, आपस में कैसे अरेंज्ड होते हैं। और बाकी जितने भी ऑर्गेनली है उनकी अच्छे डायग्राम जो होते हैं, जिनसे आप अच्छे और समझ सकें, उनकी उनकी वीडियो में अलग से ही और उनकी नेमिंग के साथ वो अपलोड करूँगा। द गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging material। अब हम इनके फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, किसके, गोल्जी apparatus के। तो गोल्जी apparatus का प्रिंसिपली फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग के लिए होता है, पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। चाहे फिर वो इंट्रासेलुलर टारगेट के लिए, यानी दूसरे जो भी हैं, हमने पढ़ा है कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो होते हैं वो एक सेल से दूसरा सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट मदद कराते हैं। तो ये चाहे पैकेजिंग करनी हो दूसरे के लिए, इंटरसेलुलर स्टेज के टारगेट के लिए, या सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, दोनों के लिए ही ये हमारी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। materials to be packed in the form of the vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the sins phase। तो जो पैक्ड होता है मटेरियल होता है वो वेसिकल की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज होता है विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज क्या होता है हमारा, कॉनकेव फेज। वो कॉनकेव फेज की तरफ आते हैं और वहाँ से वेसिकल्स की फॉर्म पर साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और वहाँ से फिर वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही रीज़न यहाँ से एक्सप्लेन करता है कि गोल्जी apparatus को क्लोज एसोसिएशन में क्यों रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो गोल्जी apparatus पैक करता है और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। A number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transferase। नंबर्स ऑफ प्रोटीन जो सिंथेसाइड होते हैं राइबोसोम, जो हमने अभी भी मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा, वो मॉडिफाइड कर दिया जाता है सिस्टरने की इन दी सिस्टरने, उसको मॉडिफाइड इन पैकेज कर दिया जाता है सिस्टरने के अंदर, और उसको फिर रिलीज कर दिया जाता है कहाँ से, ट्रांसफेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिंग फेज। गोल्जी apparatus is the important site of the formation of the glycoprotein and the glycolipid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर स्टार लगा लीजिए कि जो गोल्जी apparatus का इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड के लिए इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से क्वेश्चन आता, बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए यहाँ से, इस वाली लाइन से ही, क्या कि पूछ लेता है कि जो गोल्जी apparatus होती है वो इंपॉर्टेंट साइट होती है किसके लिए, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, फिर ग्लाइकोलिपिड्स के लिए, या फिर ऐसे भी करके पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द ऑर्गेनेली। तो आंसर क्या होगा, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus इंपॉर्टेंट साइट होती है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड्स। अब मैं आपको लाइसोसोम पर बढ़ते हैं आगे। दीज आर द, लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड
वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। मेनली ये क्या होते हैं, ये गोल्जी अपरेटस के द्वारा ही फॉर्म्ड किए जाते हैं। लाइजोम क्या होते हैं, ये गोल्जी अपरेटस के द्वारा ही फॉर्म्ड किए जाते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of the hydrolytic enzyme। जो ज़्यादातर जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमें डाइजेशन के अंदर, जिस पर डाइजेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे फिर वो लाइपेज हो, प्रोटीएज हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सारे सारे क्या करता है अपने अंदर कंटेन रखता है। ऑप्टिमली ये एक्टिव होते हैं कब, एसिडिक पीएच के अंदर। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी किसके अंदर प्रेजेंट है, लाइसोसोमल वेसिकल्स के अंदर, वो सारे सारे ऑप्टिमली एक्टिव हो जाते हैं जब उनको एसिडिक पीएच मिल जाता है। These enzymes are capable of the digesting the carbohydrates, proteins, lipids and the nucleic acids। और ये सारे के सारे एंजाइम किस लिए कैपेबल होते हैं, डाइजेशन करने में। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन कराएगा। हमारा प्रोटीएज है, हमारा प्रोटीन्स को डाइजेशन कराएगा। हमारा लाइपेज है जो कि हमारा स्टार्च, जो सॉरी लाइपेज जो है वो हमारे फैट्स को या फिर लिपिड्स को जो होता है उनको डाइजेशन कराने में मदद करता है। लाइपेज किसके लिए मदद करता है, लिपिड के डाइजेशन के अंदर, लिपिड या फिर फैट्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके, टोनोप्लास्ट, किसके नाम जानते हैं हम, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स वाटर, यानी वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है, वाटर कंटेन करता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर्स मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। यानी वैक्यूल्स के अंदर वो कंटेंट होता है जो कि सेल्स के लिए यूजफुल नहीं होता है, चाहे वो वाटर हो, सैप हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो एंड मैनी मोर। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कोल्ड टोनोप्लास्ट। देखो यहाँ लिखा भी है क्या, कि जो वैक्यूल होता है वो किससे बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से। और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और सेल का 90% ऑफ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर्स ऑफ आयंस एंड अदर materials against concentration gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। मेनली यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो टोनोप्लास्ट होता है ना, वो उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नंबर्स ऑफ आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। क्या होता है, एंड अदर्स मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। होता क्या है कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भी ले लेता है, जिसके कारण होती क्या है कि जो वैक्यूल्स के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो सिग्निफिकेंटली क्या हो जाती है, हायर हो जाती है देन इन दी साइटोप्लाज्म से, क्योंकि आयन का ट्रांसपोर्ट करा लेता अपने अंदर। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर द ओस्मोरेगुलेशन। किसी के अंदर अब एक कॉन्ट्रैक्टाइल के टाइप बता रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसके अंदर, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर एंड द एक्सक्रीशन के अंदर। जबकि कुछ सेल्स के अंदर जैसे कि प्रोटिस्टा है, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। जो हमारे फूड वैक्यूल्स होते हैं किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, वो कैसे बनते हैं, बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल।
जैसे फूड इनगल्फ करते हैं वो वहाँ पे क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम नई सेल ऑर्गेनेली पढ़ते हैं। क्या उनसी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम, ये एक प्लूरल वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर में हम इसको माइटोकॉन्ड्रियोन के नाम से जानते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को किसी स्पेसिफिक स्टेन से ना किया, जब तक उसको स्पेसिफिकली स्टेन ना किया जाए, तब तक आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। तब तक आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। The number of the mitochondrion per cell is depending on the physiological activities of the cell। और जो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, किस सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, वो उस सेल के फंक्शन पर, उसकी फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। कि वो एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो तो फिजिकल बात है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके ऊपर ये वैरायटी होती रहती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो स्टेनिंग के लिए जो स्टेन यूज की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसका नाम होता है जेनस ग्रीन। क्या होता है, जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन उस स्टेन का नाम है जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, जिससे उसके जिसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली क्या देख सकते हैं। आप इसे याद रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबली डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। हम शेप और साइज में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व करते हैं। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड। आपने कभी सॉसेज देखा है? हाँ, तो उसी शेप का हमारे जो सॉसेज होता है। और द सिलेंड्रिकल हैविंग द डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, एंड द लेंथ इज 1 से लेके 0.4 माइक्रोमीटर। हमने कि जो ये केवल नंबर ऑफ सेल पर, कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उस सेल की फिजियोलॉजी फंक्शन पर डिपेंड करता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी शेप और साइज के अंदर वेरी भी कर सकते हैं और बहुत सारी वेरिएबिलिटी भी शो करते हैं। ये मेनली जो होता है वो सॉसेज शेप्ड के अंदर पाया जाता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। यानी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन एंड अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन जो डिवाइडिंग कर देते हैं उस ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। जो उसके अंदर स्पेस है उसको दो भागों में बांट देती है। को क्या, दो मेम्ब्रेन, इनर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उसके स्पेस को दो भागों में बांट देती है। दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड देन द इनर कंपार्टमेंट। बाहर वाला कंपार्टमेंट और इनर वाला कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज filled with a dense homogeneous substance called the matrix। इनर का जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर क्या फील्ड होता है, मैट्रिक्स फील्ड होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। जबकि जो हमारी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती चली जाती है किसकी, ऑर्गेनेली की। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन भी अंदर जो होती है वो फोल्ड होती है, उसके अंदर ही बहुत सारी फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे, क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स।
द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये जो फोल्डिंग के लिए इसलिए जाते हैं ताकि वो क्या करा देंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करा सकें। टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके पास क्या होता है, उनका देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के पास उनके अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्रैब साइकिल पढ़ेंगे जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, वहाँ पर जो एंजाइम होता है कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वो जो है हमारी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी आप छोड़ दीजिए, अभी उसको हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही कवर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके साइड एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं होते हैं उनको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी साइट होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की। दे प्रोड्यूस द सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। और ये प्रोड्यूस करती है क्या, एनर्जी प्रोड्यूस करती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसके अंदर 3 फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है, और जब भी हमको एनर्जी चाहिए होती है तो ये बॉन्ड टूटते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। हेंस इसलिए ही दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म करते हैं इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है। द मैट्रिक्स आल्सो पॉजिंग द सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल। जो मैट्रिक्स होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल्स होता है, अ फ्यू आरएनए मोलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम कौन सा होता है, 70s, एंड द components required for the synthesis of the protein, the mitochondria divides by the fission। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली किसके द्वारा डिवाइड किया जाता है, फिजन। इसमें मेनली कौन सा है, बाइनरी, बाइनरी फिजन इसके अंदर कौन सा होता है, मेनली बाइनरी फिजन ही माइटोकॉन्ड्रिया से डिवाइड करता है। हमने देख लिया कि हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम और अपना ही डीएनए होता है। हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, और हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या है, राइबोसोम जो कि क्या होता है, 70s होता है, 70s राइबोसोम होता है जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, 50 प्लस 30, इन दोनों से मिलकर बना होता है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हम बारे में। हमने अब तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ये रही हमारी 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनर वाली जो होती हैं वो इनफोल्डिंग के अंदर जाती है जिनको हम क्रिस्टा कह देते हैं। देखो यहाँ पर क्रिस्टा लेबल किया गया है। और जो ये स्पेस होता है, जो इनर स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन कंटेन करती है। और जो इसके अंदर ये फील्ड है, ये जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसके नाम से जानता है, मैट्रिक्स के नाम पर जाना जाता है। ये एक सोसेज टाइप शेप्ड होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ही है, कैसी होती है, सोसेज शेप। ये हमारा लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है स्ट्रक्चर का। इसकी मैं आपको 3D स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके बाकी के, या फिर और अच्छे स्ट्रक्चर एक नई वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जहाँ पर जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं एक डायग्राम की वीडियो भी अपलोड करूँगा, उसमें और डायग्राम के बारे में और अच्छे से आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो आज की क्लास अभी फ़िलहाल यहीं तक ही रखते हैं। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए नीट 2020 और 21 के लिए, 21 और 22 के लिए, और मोटिवेटेड रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, उसको शेयर करना भी ना भूले और लाइक करना भी ना भूले। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।